हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि हर दिन लोग मर रहे, आपको कुछ करना होगा। आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति राष्ट्रीय राजधानी में नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, ऐसे में आपको कुछ करना होगा। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील पर भी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली की 700 मीट्रिक टन मांग के सापेक्ष प्रतिदिन 340 से 370 मीट्रिक टन की आपूर्ति की जा रही है। सुनवाई कर रही पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है, हमें दिल्ली का पता है और हमारे पास फ़ोन आते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जितना आवंटन दिल्ली को किया गया है, टैंकर नहीं होने पर भी उतना भी नहीं ले पा रहे हैं। इस पीठ ने कहा है कि मरीज और बेड की संख्या लगातार बढ़ रही है और हम अभी भी 490 मीट्रिक टन पर ही अटके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय शहरों में बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर। उपग्रह के जरिए किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित भारतीय शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इस अध्ययन में उपग्रह के जरिए आकाश को स्कैन करने के बाद निष्कर्ष निकाला गया है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण के लिए कदम उठाने के साथ ही हवा की निगरानी के लिए उपाय करने पर जोर दिया गया है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए 2005 से 2018 तक के आंकड़ों का अध्ययन किया है। यह वह समय था जब ब्रिटेन में हवा गुणवत्ता नीतियां बनाई जा रही थीं और भारत में भी तेजी से विकास हो रहा था। इस अध्ययन का नेतृत्व बर्मिंघम विश्वविद्यालय और यूसीएल ने किया है। इसमें बेल्जियम, भारत, जमैका और ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने भी योगदान दिया है। अध्ययन का निष्कर्ष एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म कण यानी PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की मात्रा कानपुर और दिल्ली में बढ़ रही है। दिल्ली तेजी से विकास कर रहा है और कानपुर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, मदद को आगे आए 40 से ज़्यादा देश। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुरुवार को बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों और अहम दवाइयों जैसी तत्काल आवश्यकता वाली चिकित्सीय आपूर्ति भारत को उपलब्ध कराने के लिए 40 से ज़्यादा देश आगे आए हैं। कई देशों से जो बात हो रही है और जो मदद मिल रही है उसके हिसाब से 550 ऑक्सीजन जेनरेटिक प्लांट्स, 4000 ऑक्सीजन कंटेनर्स और 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर अगले 2 से 3 दिनों में भारत पहुंच जाएंगे। देश के चिकित्सक समुदाय में कोरोना संक्रमण से बचाव में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपयोगिता को लेकर वाद विवाद चल रहा है, लेकिन यह एक बड़ी सच्चाई है कि पूरे देश में इसकी मांग जबरदस्त और तौर पर बढ़ चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार दुनिया भर में जहां भी रेमडेसिविर मिल रही है उसे लेने की कोशिश में जुट गई है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से लेकर मिस्र तक और UAE से लेकर तजाकिस्तान तक भारतीय कूटनीति के सारे तंत्र सक्रिय कर दिए हैं। श्रृंगला ने बताया है कि हमारी कोशिश ऑक्सीजन के अलावा रेमडेसिविर हासिल करने को लेकर सबसे ज़्यादा है। पिछले दिनों विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, नीति आयोग समेत दूसरे संबंधित मंत्रालयों की बैठक में यह बताया गया कि भारत की रेमडेसिविर इंजेक्शन निर्माण की क्षमता महज 65 से 70 हजार रोजाना है, जबकि मांग 3 लाख प्रतिदिन की है। नेक्स्ट है, भारत की मदद में हर संसाधन का इस्तेमाल। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की मदद के लिए अमेरिका हर संसाधन का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने कैलिफोर्निया सैन्य हवाई अड्डे से राहत सामग्री लेकर पहली उड़ान को रवाना कर दिया है। इस विमान के गुरुवार को भारत पहुंचने की उम्मीद है। ऑस्टिन ने पहली खेप की 4 तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, भारत में अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए हम अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने लिखा है कि मदद पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। भारत में हमारे मित्र महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप
गुरुवार तक भारत पहुंच जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है कि निजी क्षेत्र को निभानी होगी बड़ी भूमिका। नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार ने गुरुवार को कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए अब निजी क्षेत्र को बड़ी भूमिका निभानी होगी। उद्योग जगत के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहले यह भूमिका सरकारी उपक्रम निभा रहे थे, पर अब निजी क्षेत्र को भी आगे आना होगा। निजी क्षेत्र को सरकार के साथ विश्वास का संबंध बनाना चाहिए, यही समय की मांग है। कुमार ने कहा कि निजी क्षेत्र को अब इस देश की आर्थिक वृद्धि की मुख्य शक्ति बनना होगा। कुमार का कहना है कि भारत में गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने हेतु कम से कम 8% विकास दर जरूरी है, लेकिन यह वृद्धि न्यायपूर्ण एवं स्वस्थ तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट है, रिटेल सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपए एनपीए होने की आशंका। कोरोना की वजह से देश में के कई बड़े राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति से रिटेल व रेस्टोरेंट सेक्टर का संकट गहराता जा रहा है। कई राज्यों में गैर जरूरी चीजों की बिक्री पर पाबंदी से अकेले रिटेल सेक्टर से 55,000 करोड़ रुपए के कर्ज फंस जाने की आशंका पैदा हो गई है। हालात यह हैं कि रिटेल सेक्टर से जुड़े 30 लाख लोगों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लॉकडाउन वाले राज्यों के साथ कई अन्य राज्यों में रेस्टोरेंट से सिर्फ खाना पैक कराने की इजाज़त है। ऐसे में रेस्टोरेंट सेक्टर ने अपने लगभग 40% स्टाफ को फिलहाल नौकरी से हटा दिया है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तो कोरोना की दूसरी लहर के कारण रिटेल कारोबार के बुरी तरह से प्रभावित होने की जानकारी वित्त मंत्रालय को भी दी है। राय के मुताबिक रिटेल सेक्टर में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश है और सरकार की तरफ से तत्काल राहत के कदम नहीं उठाए गए तो इसमें 75,000 करोड़ रुपए के एनपीए हो सकते हैं। ईएसआईसी दे रही कई राहत। कोरोना संकट के इस मुश्किल दौर में कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी जीविका को सुरक्षित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कई सुविधाओं की घोषणा की है। इसमें कोरोना संक्रमण के दौरान ईएसआईसी और संबद्ध अस्पतालों में खुद और परिजनों का मुफ्त इलाज, कोरोना संक्रमण के चलते काम पर नहीं जाने की स्थिति में 3 महीनों तक आंशिक वेतन, किसी अन्य वजह से नौकरी छूट जाने पर बेरोजगारी भत्ता और ऐसी कई सुविधाएं शामिल हैं। पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर के दौरान कर्मचारियों को हुई दिक्कतों से सबक लेते हुए ईएसआईसी इस दूसरी लहर के दौरान कर्मचारियों को ये सुविधा दे रही है। संस्था के मुताबिक ईएसआईसी के दायरे में आने वाले किसी भी कर्मचारी या उसके परिजन कोरोना संक्रमण से पीड़ित होते हैं तो उन्हें ईएसआईसी या ईएसआईएस के कोरोना अस्पताल में मुफ्त में उपचार मिलेगा। यदि ऐसा कर्मचारी उसके परिवार का सदस्य कोरोना से संक्रमित होने पर किसी निजी अस्पताल में उपचार लेते हैं तो वे खर्च की भरपाई का दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है हमारा, एक साथ 2 महामारियों से लड़ता भारत, और यह आर्टिकल लिखा है इंडिक एकेडमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार विकास सारस्वत द्वारा। आज भारत एक नहीं 2 महामारियों से लड़ रहा है, एक कोरोना से और दूसरा दुष्प्रचार एवं सनसनी से। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश को झकझोर कर रख दिया है। संक्रमण की व्यापकता के आगे हमारी सारी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। पिछली लहर में ऑक्सीजन की कुल मांग 2400 मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी, परंतु इस बार ऑक्सीजन की मांग 8800 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। टेस्टिंग किट्स एवं दवाइयों की उपलब्धता और उपचार विधि के मानकीकरण से उम्मीद थी कि दूसरी संक्रमण लहर से लड़ने में अपेक्षाकृत आसानी होगी, परंतु संक्रमण के तीव्र और व्यापक विस्तार से सारी व्यवस्थाओं पर पानी फेर दिया है। अमूमन हर राज्य में बेड एवं वेंटिलेटरों की संख्या काफ़ी बड़ी होने के बाद मरीजों को भटकना पड़ रहा है। रही सही कसर मीडिया के एक हिस्से और विषाक्त राजनीति ने भय और व्याकुलता को बढ़ावा देकर पूरी कर दी है। आपदा के भयावह चित्रण और सनसनीखेज पत्रकारिता ने जहां स्वस्थ लोगों को भी दवाइयों और ऑक्सीजन के गैर जरूरी भंडार के लिए उकसाया है, वहीं कटुता और वैमनस्य से भरी राजनीतिक प्रक्रिया सामूहिक मनोबल को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। रिपोर्टिंग के नाम पर कोरोना त्रासदी की मीडिया कवरेज में भय और विभत्स रस परोसा जा रहा है। इस कवरेज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का अभाव है। जिस विदेशी मीडिया ने अपने देश की कोरोना कवरेज में संयम बरता था, वह भारत में हो रही मौतों के एक विकृत तृप्ति ढूंढ रही है। यदि हम त्रासदी की व्यापकता मापने
में चूक गए तो सरकार के एक नहीं बल्कि हर स्तर पर विफलता और उसके लिए केंद्र, राज्य या निकाय स्तर पर हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। कोरोना टीकों पर राजनीतिक दलों एवं कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा फैलाए गए भ्रम ने जनता में उस समय अविश्वास का निर्माण किया जब भारत टीकाकरण की शुरुआत कर रहा था। नतीजतन टीकाकरण अभियान के पहले चरण में औसतन 5 लाख टीके रोज व्यर्थ हुए। अकेले तमिलनाडु में पहले चरण में 44 लाख टीके बर्बाद हुए। आज जब टीकों की प्राथमिकता और उनके सकारात्मक प्रभाव पर मुहर लग चुकी है, तब यह सोचने का विषय है कि इनके बर्बाद हुए टीकों से कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। सरकार के विरोध से हुई देसी विदेशी लामबंदी ने महामारी में भी राजनीतिकरण का लोभ नहीं छोड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक और वैक्सीन निर्माताओं पर मुनाफाखोरी और सरकारी आश्रय का आरोप लगाकर जिम्मेदारी का परिचय दिया, गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। वहीं दूसरी ओर पूरे भारतीय तंत्र को विफल घोषित कर दिया। सत्ता विरोध में चूर राहुल को अब यह आभास नहीं है कि सरकारी तंत्र का अर्थ केवल सत्ताधारी ही नहीं बल्कि कार्यपालिका का एक बड़ा अमला भी है, जो ऊपर से निचले स्तर तक जी जान से महामारी से लड़ने में दिन रात लगा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, वर्क फ्रॉम होम की मजबूरी जरूरत बनी। कोरोना संकट के इस दौर में कोई नहीं जानता कि कोविड-19 महामारी का कहर कब थमेगा और कब जिंदगी पुराने ढर्रे पर वापस लौटेगी। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, कई ऐसे कामकाज भी मजबूरी में घर बैठकर और ऑनलाइन संपन्न कराए जा रहे हैं जिनके बारे में इस महामारी से के पहले सिर्फ विमर्श के स्तर पर सोच विचार होता था। ज़्यादातर दफ्तरों में अधिकारी इसे लेकर ज़्यादा विचार नहीं करते थे। बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें घर से किया जा सकता है, लेकिन कोरोना संकट से पैदा अनिश्चितता ने वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की मजबूरी को एक ज़रूरत के अलावा खरीद फरोख्त और निजी सरकारी बैठकों से जुड़ी तमाम काम या तो ऑनलाइन संपन्न हो रहे हैं या ऑनलाइन करने की तैयारी है, ताकि कोविड-19 का दौर लंबा खींचने पर दुनिया के चलने में कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो। ऐसी खबरें पिछले साल ही चर्चा में आ गई थी कि देश और दुनिया की ज़्यादातर आईटी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अगले कई महीनों तक के लिए वर्क फ्रॉम होम में छूट दे दी है। भारत की 5 शीर्ष आईटी कंपनियों ने बढ़ती मांग की भरपाई के लिए अपने यहाँ बम्पर भर्तियां करने की योजना बनाई है। नई बम्पर भर्तियों की सूचना यह भी बताती है कि बदलते हुए हालात के मुताबिक देश की तमाम कंपनियां अपना ज़्यादातर कामकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती हैं, पर इसके लिए उनके पास कोई विशेषज्ञ या अनुभव नहीं है। अगर किसी कारण प्रबंधकों ने अपने कर्मचारियों को दफ्तर आने पर दबाव डाला तो भविष्य में ऐसी ही कई मुश्किलें आने पर ऑनलाइन कामकाज को पटरी पर लाना आसान नहीं होगा। असल में अधिकांश प्रबंधकों को अभी भी लगता है कि घर बैठे कर्मचारी दफ्तर से ज़्यादा घर के काम ही निपटाता है। यह पुरातन सोच बदलनी होगी। हालांकि इंटरनेट की रफ्तार और शिक्षा के मामले में छात्रों को लैपटॉप, स्मार्टफोन खरीदने की मजबूरियां भी हैं, लेकिन दुनिया को अगर बदलना है तो इनके रास्ते भी निकालने होंगे। नेक्स्ट है, मदद को बढ़े हाथ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की ओर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब समेत करीब 40 देशों ने मदद का जो हाथ बढ़ाया वह संकट की गंभीरता को बयां करने के साथ ही विश्व समुदाय की चिंता को भी प्रकट कर रहा है। इस मदद से यह भी रेखांकित होता है कि विश्व समुदाय इसी कोरोना काल में भारत की उस सहायता को भूल नहीं पाया जो उसने दुनिया के तमाम देशों को दी थी। पहले कुछ दवाओं की आपूर्ति करके और फिर वैक्सीन भेजकर भारत ने 90 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी। इनमें से कुछ देशों को तो मुफ्त अथवा रियायती दरों पर। इसके अलावा भी भारत समय समय पर संकट में फंसे देशों की मदद कर रहा है। इस तरह से आज जो मदद मिल रही है उसके पीछे भारत की साख भी काम कर रही है। इस सबके अतिरिक्त दुनिया के बड़े देश यह भी जान रहे हैं कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यदि वह संकट में फंसा रहा तो इससे उनके आर्थिक हितों को भी चोट पहुंचेगी। भारत एक अरसे से विश्व अर्थव्यवस्था को बदल देने में न केवल महती योगदान दे रहा है बल्कि तमाम मुश्किलों के बाद भी इस संभावना से लैस है कि उसकी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी। संक्रमण की दूसरी लहर के बीच ही एशियाई विकास बैंक ने यह कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 11% बढ़ने की संभावना है। तो ये आज का यानी 30 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।